हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, बैक टू बैक की आपकी ग्रुप डी की ये चौथी क्लास है। इसमें अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं पुराने सालों के सवालों को। सबसे पहले मैं आपको करवा रहा हूं 2025 के जितने भी एग्जाम्स रेलवे ने करवाए हैं उन सभी के क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं। और उनमें भी सबसे पहले मैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को सबसे पहले करवा रहा हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस के रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चलिए, तो बैक टू बैक ये चौथे नंबर की क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हैं, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ग्रुप डी करके देख लेना। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप लोग जाएंगे ना, उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने आपको दे दिया है, तो वहां पर जाकर आप लोग डेली डेली क्लासेस लीजिए। चलिए देखो, यहां से अगर यहां से मैं बात करूंगा तो आज की क्लास का पहला सवाल ये बिल्कुल आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। देखो, जैसा एग्जाम में आता है, जैसा एग्जाम में आता है सेम टू सेम वैसे आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग इस सवाल को बनाइए। चलिए, तो यहां से जो सवाल है, अपन मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन एक ट्रिकी अप्रोच से करेंगे। भाई, जैसा एग्जाम में आप लोगों को बनाना है वैसा ही सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ 3338 में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। यह सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब अपन रेगुलर क्लासेस लेते हैं और इस पैटर्न का सवाल मैं आपको नहीं करवाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। चले, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को परीक्षा में बनाना कैसा है, डायरेक्ट मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा। इस प्रकार के सवालों की पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको 2 विक्रय मूल्य दे के रखेगा, ठीक है ना। जैसे पहला विक्रय मूल्य तो आपको ये दे के रखा है, और यहां से दूसरा विक्रय मूल्य आपको ये दे के रखा है। ऐसे सवालों में आपको हमेशा 2 विक्रय मूल्य दिया जाएगा। हमेशा उन दोनों विक्रय मूल्य का आप लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अंतर लेंगे, ठीक है ना। चले, देखो, यहां से इन दोनों का अगर मैं अंतर लेता हूं तो आप बोलेंगे सर अंतर कितना हो जाएगा। भाई, 34 37 में से अपन माइनस करेंगे 33 38 अपन माइनस करेंगे, तो यहां से कितना हो गया, यहां से मेरे प्यारे बच्चों 99 आ गया। तो यहां से जो अंतर है ना, वो यहां से कितना निकल के आ गया बेटा, 99 निकल के आ गया। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ गया, 99 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब इस अंतर को अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कई कई बार कौन कौन से भाग में डिवाइड करना है वो डायरेक्ट अनुपात आपको दिया जाता है। कभी कभी कौन से अनुपात में डिवाइड करेंगे वो परसेंटेज की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। जैसे यहां पर बोला गया था भाई 75% अधिक है। अब 75% नहीं देके रखा, 75% अधिक देके रखा है। भाई, 75% अधिक का मतलब क्या हो गया, 175% हो गया। आई बात समझ में? 75% अधिक बोलेगा तो 100 में जोड़ लो, कम बोलेगा तो 100 में से घटा के लिख लो। चले, तो यहां से एक 75% अधिक था, मतलब 100 में जोड़ा तो 175 हो गया। 25 से काटेंगे 7 बार, 25 से काटेंगे 4 बार। तो यहां से इस अंतर को आप कौन से अनुपात में डिवाइड करेंगे, ये जो अनुपात आपके आएगा उसमें आप लोग डिवाइड कर देंगे। कभी कभी ये जो अनुपात है वो सीधा दे दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि जो बड़ा नंबर है ना वो हमेशा दर्शाएगा लाभ वाले साइड को, और यहां से जो छोटा नंबर है हमेशा दर्शाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका हानि वाले साइड को। आई बात समझ में?
कहने का मतलब बड़ा वाला नंबर बड़ी वाली साइज को दर्शाएगा, मतलब इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये है। तो आप यहां से लिख लेना 34, 37। इन दोनों में से छोटा ये था, तो छोटा नंबर हमेशा छोटे वाले को दर्शाएगा, तो आप लोग लिख लेना। कहने का मतलब ये दोनों आपके क्या है, आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य है। भाई इतना नहीं भी लिखो ना तो भी चीजों को समझते चलना, ठीक है ना, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई बड़े वाले के सामने बड़ा वाला विक्रय मूल्य लिखना, छोटे वाले के सामने छोटा वाला विक्रय मूल्य लिखना, सिंपल सा फंडा ये है। चलिए अब यहां से अपन को इस 99 को 7:4 में डिवाइड करना है। क्या कर सकते हो क्या, आराम से। आप बोलेंगे सर एक इकाई का मान निकाल लो, कैसे निकालेंगे भाई, 99 बटे में 11। आप बोलेंगे सर एक इकाई का मान 9 आ गया। भाई 99 को 7:4 में सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है ना। चले यहां से अपन क्या निकालेंगे बेटा, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि एक बार क्रय मूल्य आ गया तो फिर सवाल में क्या था वो तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब क्रय मूल्य आप चाहे 7 का इस्तेमाल करके निकाल लो या फिर 4 का इस्तेमाल करके निकाल लो, एक ही बात है, कैसे भी निकाल लो, लेकिन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना। दोनों से सेम आएगा, इस 7 से भी सेम आएगा और 4 से भी सेम आएगा, तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना। जैसे एक इकाई का मान 9 है तो 4 इकाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 36 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, 99 को 7:4 में डिवाइड किया तो इधर वाला हिस्सा कितना आ गया बेटा, यहां से 36 आ गया। अब कुछ नहीं है, ये वाला हानि साइड था, मतलब 36 आपकी क्या है, आप बोलेंगे सर हानि है, और 33 38 आपका क्या था, आप बोलेंगे विक्रय मूल्य है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि विक्रय मूल्य 3338 है और यहां से 36 की हानि है, तो फिर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, निकाल सकते हो क्या भाई। 3338 विक्रय मूल्य, हानि आपकी 36 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो। आप बोलेंगे सर 14, 3 3 6 और यहां से 7 और यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 3374 हो जाएगा। भाई सिंपल सा फंड है ना, 3338 विक्रय मूल्य और 36 की हानि है। विक्रय मूल्य में जब हानि को अपन जोड़ते हैं तो यहां से अपन को क्या मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। चलिए अब यहां से सवाल में कभी कभार तो क्रय मूल्य ही पूछता है, लेकिन कभी कभार वो विक्रय मूल्य भी पूछता है। विक्रय मूल्य कैसे पूछेगा भाई, सवाल में बोला गया था कि 50% का लाभ कमाना है। अगर क्रय मूल्य आप लोग निकाल चुके, कॉस्ट प्राइस आप लोग निकाल चुके, अब यहां से वो 50% लाभ देकर विक्रय मूल्य भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो 3374 और यहां से लाभ परसेंट 50%, तो आप बोलेंगे सर 150 बटे में 100, जैसे अपन करेंगे ना वैसे आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। भाई क्रय मूल्य आपका 3374 है, 50% का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यही तो पूछा इस सवाल में। तो 50% लाभ को 150 बटे में 100 लिखा। आप चाहे तो डायरेक्ट 3/2 भी लिख सकते थे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर 50 से काटा 3 बार, 50 से काटा 2 बार, पहले ऊपर गुणा कर लो, 4 तिया 12, 7 तिया 21, एक यहां से 22 है ना, यहां से कितना हो जाएगा 99, सॉरी 3 तिया 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 3 तिया 9 और एक कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, और इसमें 2 का भाग देना है, तो यहां से कितना हो जाएगा 561, सॉरी 5061.5, जो कि कौन से नंबर में है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखो जब भी इस पैटर्न का सवाल है ना, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अंतर निकालना, इस अंतर को इस अनुपात में डिवाइड करेंगे, चाहे उत्तर इधर वाले से निकाल लो चाहे उत्तर इधर वाले से निकाल लो। जैसे यहां से एक इकाई का मान 9 है तो 4 इकाई का मान 36 हो गया। विक्रय मूल्य आपके पास में है, हानि आपके पास में है,
यहां से क्रय मूल्य आपने निकाल लिया, कभी कभार तो क्रय मूल्य ही पूछ लिया जाता है। चलिए, फिर भी 50% का लाभ देकर उसने विक्रय मूल्य पूछा था, तो 150 बटे में 100 करेंगे। बेसिक नियम आपको आता होगा, ठीक है ना। जैसे हल करेंगे 5061.5 अपना क्या निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर निकल के जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। बार बार रिपीट होने वाले सवालों का जो तरीके है ना, वो आप लोग याद कर लो। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार रिपीट होने वाले सवालों के तरीके याद कर लो, जल्दी बनाना है, ठीक है ना। चले, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 112 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहां से मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आ जाए तो आप सीधा 11 से भाजक तक के नियम का प्रयोग करके क्या निकाल लेंगे बेटा? उत्तर निकाल लेंगे। अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग जा रहा होगा बेटा? यहां से 11 का भाग जा रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन देखेंगे भाई 11 का भाग, पहले इसमें देख लो 9 3 12 6 18 और 6 और 7 13, 18 में से 13 गया 5, नहीं जाएगा। वैसे इसमें देख लो 9 3 12 8 20, 7 और 4 11, 20 में से 11 जाएगा 9, इसमें भी नहीं होगा। वैसे 3 और 9 12 और 8 8 16, 16 में से 12 जाएगा, आप बोलेंगे सर इसमें भी नहीं होगा। 7 और 4 11, 9 और 2 11, 11 में से 11 जाएगा 0, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 11 से डिवाइडेड है, ठीक है ना। फिर भी ऐसा भी हो सकता है कि सर दो ऑप्शन में अगर 11 का भाग जाए तो फिर पूरा ही आपको करना पड़ेगा। जैसे आप बोलेंगे सर 4 पाई का मान 22/7, यहां से r बेटा व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। तो यहां से आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी निकल के आ गई? 56 निकल के आ गई। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आपने काटा, अब कोशिश करो कि इकाई का अंक ये डिजिटल सम लगाकर उत्तर निकालो। इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे इकाई के अंक का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। इकाई के अंक का प्रयोग करेंगे तो भी आपका उत्तर निकल जाएगा। देखो 4 × 2 8, 8 × 8 64, 64 का 4, 4 × 6 24, मतलब यहां से इकाई का अंक कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 4 हो गया, और 4 इकाई का अंक एक ही ऑप्शन में था। आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर अपन चलेंगे। मान लीजिए AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और PQ एक तिर्यक रेखा है, जिससे PQ AB को बिंदु R पर और CD को बिंदु S पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि BRP बराबर ये, DSP बराबर ये, तो CSP का मान अपन को ज्ञात करना है। अच्छा, आपको इतना तो पता ही होगा भाई, इतनी तो पढ़ाई आप लोग करते होंगे ना। जैसे ये दोनों समांतर रेखा हैं, और जैसे अपन ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये प्रतिच्छेदित रेखा होती है। सर ये ऊपर वाला 40 डिग्री है, तो ऊपर वाला ये भी कितना होगा बेटा? 40 डिग्री होगा। मतलब ये ऊपर वाले बराबर, वैसे नीचे और नीचे वाले क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप बोलेंगे सर ये 40, तो ये कितना हो जाएगा? 140। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पूरी की पूरी लाइन होती है, ये पूरी की पूरी जो लाइन होती है ना, वो 180 डिग्री होती है। ये पूरी की पूरी जो लाइन होती है ये 180 डिग्री होती है, ठीक है ना। अगर इधर वाला 40, तो इधर वाले को 140 होना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा का पूरा अपना क्या बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। इसी नियम का प्रयोग करके इस सवाल को बनाना था, और कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल था नहीं इसमें। चलिए, देखो AB और CD समांतर रेखा है। आप बोलेंगे ये अभी अपन NTPC वाले 2025 वाले क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। देखो यहां से आप लोग बोलेंगे सर दो रेखा है, ये हो गया अपना AB,
और ये हो गया अपना सी और डी हो गया, ये बोला इस सवाल में। चले फिर यहां से पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो इस पी क्यू को अपन ऐसे बना लेते हैं बेटा, पी ये रहा और क्यू ये रहा, ये एक अपनी क्या हो गई बेटा तिर्यक रेखा हो गई। चलिए जिसमें पी क्यू ए बी को पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है इस ए बी को कौन से बिंदु पर काट रही थी बेटा, आर बिंदु पर काट रही थी, ऐसा बोला इस सवाल में। चले और सी डी को, ये जो पी क्यू रेखा है इस सी डी को जिस बिंदु पर काट रही थी उस बिंदु का जो नाम है वो क्या दे दिया बेटा, एस दे दिया, ठीक है ना। चले बी आर पी, बी आर पी मतलब ये वाला जो कोण है ना, ये कितना दे के रखा है, 2x प्लस में 13 दे के रखा है। वैसे डी एस पी, डी एस और यहां से पी मतलब डी एस और यहां से पी मतलब ये वाला जो कोण है वो 3x माइनस का 22 दे के रखा है। सवाल में क्या पूछा था, सी एस पी, देखो सी ये रहा, एस ये रहा, पी ये रहा, मतलब अपन से ये वाला कोण पूछा है। तो वापस से आपको पता ही होगा कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, तो बराबर कर लो भाई। ऊपर वाला यहां से देखेंगे तो 2x प्लस में 13 बराबर में, यहां से ऊपर वाला देखेंगे तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब आपको ये छोटी मोटी समीकरण हल करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। देखो इस 2x को जैसे आप लोग इधर लेकर जाएंगे तो 2x आपका माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा तो आप बोलेंगे सर यहां से क्या बच जाएगा बेटा, x बच जाएगा। भाई दो हमेशा कोशिश करो कि छोटे वाले को बड़े वाले की तरफ लेकर जाओ, ठीक है ना। इस 2x को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x जाएगा बेटा, x बचेगा, मतलब इन दोनों का काम खत्म हो गया। माइनस के 22 को इधर लेकर आएंगे ना तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, तो यहां से कितना हो गया बेटा, यहां से 35 निकल के आ गया। आई बात समझ में, कहने का मतलब x का मान कितना आ गया, 35 आ गया। जैसे x का मान 35 यहां पर रखेंगे ये वाला कोण निकल के आ जाएगा, रख लो 35 रखो। देखो यहां से x का मान अपन क्या रखेंगे, 35 रखेंगे। भाई 35 इंटू 3 कितना होगा, आप बोलेंगे सर 105 होगा, और इसमें 22 माइनस करना है तो आप बोलेंगे सर यहां से 83 होगा, मतलब ये वाला जो कोण है ना वो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 83 आ गया, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट यहां से इसको मिटा के कितना लिख देता हूं बेटा, यहां से 83 लिख देता हूं। आई बात समझ में, तो ये वाला जो कोण है वो कितना निकल के आ गया, 83 निकल के आ गया। अब आपको तो पता ही होगा कि सर ये पूरा का पूरा 180 होता है, 180 में से 83 को माइनस करो, आप बोलेंगे सर 97, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में दे के रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है। आई बात समझ में, तो आसान आसान सवाल थे एडवांस मैथ के, कोई बहुत बड़े सवाल एडवांस मैथ के नहीं देखे गए। चलिए अगला सवाल, कोई भी डाउट हो ना तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, क्योंकि एक ही चीज को रिकॉर्डेड वीडियो में बार बार रिपीट करने का मतलब यह है कि वीडियो को लंबा बनाना, और कोई मतलब नहीं है। चलिए देखो 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया, सही औसत ज्ञात करो। देखो सिंपल सा फंडा है, देखो यहां से गलती हुई है तो गलती को क्या करना पड़ेगा बेटा, सुधारना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा यह है, गलती अगर हुई है तो गलती को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अच्छा कितने की गलती, 43 से आप बोलेंगे 34 हो गया, 43 से 34 हो गया तो यहां से कम हो गया, आप बोलेंगे सर कितना कम हुआ है, तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 9 से कम हुआ है। आई बात समझ में, सिंपल से कहानी बता रहा हूं भाई, गलती हुई है तो गलती को क्या करना पड़ेगा, अपन को सुधारना है। 43 से 34 हुआ है तो आप बोलेंगे सर कम हुआ है। अब इस गलती को सुधारने के लिए भाई कम हुआ है तो अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 9 ज्यादा करना पड़ेगा। अगर अपन से गलती हुई है कि अपन से 9 कम हो गया,
गलती सुधारने के लिए वापस 9 को क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सी कहानी अगर मैं आपको समझाऊं, भाई यहां से आप लोग देखेंगे तो 9 की कमी आ गई। ये तो अपन से गलती हुई है कि 9 कम हो गया, लेकिन गलती को सुधारने के लिए इस माइनस के 9 को अपन को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्लस करना पड़ेगा। यही हुआ। तो आप भी ऐसा ही करना। अगर यहां से 9 कम हो गया तो गलती सुधारने के लिए आप क्या करेंगे, 9 बढ़ा देंगे, मतलब -9 को आप लोग क्या करेंगे, +9 करेंगे। जैसे मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहां से 50 से यहां से 54, आप बोलेंगे 50 से 54 मतलब यहां से प्लस का 4 किया, ये तो अपनी गलती है, लेकिन गलती को सुधारने के लिए इस प्लस के 4 को क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस के 4 करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां पर क्या करना पड़ेगा भाई, 9 कम हो गया, इस गलती को सुधारने के लिए 9 वापस बढ़ाना पड़ेगा। तो माइनस का 9 तो अपनी गलती थी, इसको सही करने के लिए प्लस का 9 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां से इसको भाग किससे देंगे, एक मिनट बच्चों, थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ गई। एक मिनट वेट करिएगा। चलो ठीक है। चलिए देखो, यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, अपन ने यहां से देखा भाई 9 कम हो गया, इस गलती को सुधारने के लिए अपन को 9 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अपन यहां पर औसत की बात कर रहे थे, ये जो अपन ने यहां से निकाला ना, ये अपना क्या है बेटा, योग है, ठीक है ना। चले कि 9 अपन ने बढ़ाया, ये अपना योग है। अच्छा, इसको औसत बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर संख्या से भाग देना पड़ेगा। टोटल मिलाकर कितनी संख्या है, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 10 संख्या है, तो किसका भाग दे लो बेटा, यहां से 10 का भाग दे लो। तो यहां से अपन बोलेंगे, यहां से अपन बोलेंगे यहां से अपन बोलेंगे सर 0.9। बस यही ध्यान रखना है कि प्लस करना था कि माइनस करना था, ये मैंने आपको बता दिया। भाई गलती अपन से 9 की हुई है, मतलब 9 कम किया है, इस गलती को सुधारने के लिए 9 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। टोटल संख्या का भाग देंगे, मतलब पुराना जो औसत था ना, उसमें जैसे ही 0.9 को अपन जोड़ेंगे वैसे अपना उत्तर निकल के जाएगा। पुराना औसत 40 था भाई, वहां से 0.9 को जैसे ही जोड़ेंगे तो अपना करेक्ट उत्तर कितना जाएगा, 40.9 अपना उत्तर निकल के जाएगा। सिंपल सी कहानी है। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल पर बोला गया था पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। बेटा पहली पूर्ण संख्या आप बोलेंगे कितनी हो जाएगी, 0, और यहां से आखिरी पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 12 हो जाएगी। अब कोई बच्चा अगर 13 लिखेगा तो वो गलती कर देगा। देखो मैं यहां से बताना चाह रहा हूं, अगर 3 पूर्ण संख्या लिखनी है ना, तो आप बोलेंगे सर 0, 1 और 2।
अगर यहां से आप लोग 3 लिखेंगे तो टोटल मिलाकर कितना हो गया बेटा, ये तो 4 संख्या हो गई। अगर जैसे यहां से 3 ही संख्या अपन को लिखनी है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। पूर्ण संख्या होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, आखिरी में क्या आएगा, जितना दे के रखा है हमेशा उससे कम आएगा, एक कम आएगा अगर वो पूर्ण संख्या की बात करेगा तो, ठीक है ना। तभी तो जाकर देखो 3 संख्या अपनी बनेगी। वैसे यहां से अगर अपन बात करेंगे, पहली पूर्ण संख्या 0 हो गई। अच्छा, आखिरी पूर्ण संख्या कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 13 पूर्ण संख्या, 13 में से 1 कम करेंगे तो आखिरी पूर्ण संख्या 12 हो जाएगी। अच्छा, औसत कैसे निकालेंगे? औसत निकालना बहुत आसान है। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या 2 का भाग देंगे, तो पहली संख्या को आखिरी संख्या में जोड़ेंगे 12, इसमें 2 का भाग देंगे, तो यहां से जो औसत है वो कितना निकल के जाएगा बेटा, 6 निकल के जाएगा, ठीक है ना। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या भाग देंगे 2 का, तो फिर यहां से क्या निकल के जाएगा बेटा, यहां से अपना औसत निकल के जाएगा। चलिए देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा किसी संख्या का 50% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट होगा? तो आप बोलेंगे कोई भी संख्या x है, इसका 50%, 50/100, और इसका 2%, आप बोलेंगे सर 2/100। ये करना था अपन को, ठीक है ना। चलिए, सवाल में अपन को बोला गया था किसी संख्या का 50% का 2%, तो 50% तो 50/100, 2% मतलब 2/100। कहीं पर भी ये का शब्द आए ना, सीधा सीधा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, अपन को क्या करना है बेटा, अपन को गुणा करना है बस, ठीक है ना। बस यहां से काट लो। आप बोलेंगे सर 50, 2 और 2 इससे काटा, तो यहां से कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 1/, में यहां से कितना मिलेगा बेटा, 100 मिलेगा। चलिए, लेकिन यहां से सवाल में किस में उत्तर पूछा था बेटा, परसेंटेज में उत्तर पूछा था। जैसे परसेंटेज में उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे तो गुणा किससे करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अपन 100 से गुणा करेंगे तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना मिलेगा बेटा, यहां से 1 मिलेगा। सिंपल सी कहानी है। या फिर ऐसे समझ लो, ज्यादा अगर आपको दिक्कत आई ना तो ऐसे समझ लो भाई, आप बोलेंगे किसी संख्या, उस संख्या को आप कितना मान लो बेटा, 100 मान लो, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे 100, फिर 50% आप बोलेंगे सर 50/100, फिर यहां से 2% आप बोलेंगे 2/100, 2 0 से 2 0, 50 को काटेगा 2 बार, इसको काटा, तो यहां से उत्तर कितना निकल के आ गया बेटा, 1% आ गया। या तो लास्ट में 100 से गुणा कर लो, या फिर शुरुआत में 100 लेकर चल लो, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से अगला सवाल अपन यहां से देखेंगे। चलिए बनाइए। सवाल में बोला गया था एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ चलाया जाए तो टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, ये अपन से पूछा गया था। सिंपल सी कहानी है भाई, एक टैंक को ए मान लो 9 मिनट में भरने का कार्य कर रहा था, तो ऊपर क्या लगा लो बेटा, प्लस लगा लो। दूसरा पाइप था बी नाम का, 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो आप 90 लिखो। खाली करने वाला था तो ऊपर क्या लगा लो, माइनस लगा लो। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पता रहे कि कौन सा नल भर रहा था, कौन सा नल खाली कर रहा था, बार बार सवाल को नहीं देखना पड़े। फिर यहां से अपन एलसीएम लेंगे, जो टोटल कार्य कहलाएगा बेटा 90। 90 में 9 का भाग देंगे 10, 90 में 90 का भाग देंगे 1। प्लस वाले के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस वाले के आगे माइनस लगाने की आवश्यकता है।
जैसे बी खाली करने वाला नल था, अपन ऑलरेडी माइनस लगा चुके थे, तो इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में बोला गया था यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक एक साथ चलाई जाए, टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब अपन को कार्य कितना करवाना है, आधा कार्य करवाना है, ठीक है ना। अपन को मेरे प्यारे बच्चों कितना कार्य करवाना है, आधा कार्य करवाना है। और यहां से आपको पता होगा भाई आधा कार्य करने में समय अपन से पूछा गया था, समय का उत्तर कैसे निकालता है। कार्य में अपन जैसे समता का भाग देंगे वैसे क्या मिलेगा बेटा, यहां से अपन को समय मिल जाएगा। अच्छा, कार्य कितना करना था, आधा ही कार्य करना था। ये जो एलसीएम अपन लेते हैं ना, ये अपना पूरा कार्य कहलाता है। अगर पूरा कार्य 90 है तो आधा कार्य कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अच्छा, समता किसकी लेंगे, सवाल में बोला था भाई दोनों मिलकर, एक की समता 10 है, दूसरे की समता -1 है, दोनों की मिलाकर समता कितनी हो गई बेटा, 9 हो गई। तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना मिलेगा बेटा, यहां से 5 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। देखो, ऐसे सवालों को आप लोग थोड़ा ऑप्शन की मदद लीजिएगा, ऑप्शन की मदद ऐसे सवालों में लेंगे तो थोड़ा जल्दी रहेगा। देखो, यहां से जैसे अपन को तो ये समीकरण बनानी है, अपना मुद्दा क्या है सर, इस समीकरण को बना लो बस, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाली समीकरण है इसको अपन को बनाना है 4 ऑप्शन की मदद से। देखो, यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे, जैसे यहां से -5 है और यहां से भी -5 है, -5 की -5 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे भाई कितना मिलेगा बेटा, यहां से 25 मिलेगा। वैसे √3 की -√3 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर -3। देखो, यहां से 22 मिला और यहां पर भी 22 था, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर हो जाएगा। बाकी वाले में देखेंगे ना तो बाकी वाले में नहीं होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। चले, जैसे यहां पर -4 के -4 से गुणा करेंगे, आप बोलेंगे 16, √3 की -√3 से गुणा करेंगे 3, तो यहां से कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। जबकि अपन को कितना चाहिए था बेटा, 22 चाहिए था। चलिए, ये तो मैंने आपको सिखाया भाई पेपर में कैसे करना है, लेकिन इसका बेसिक तरीका आना भी बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a-b और यहां से a+b। जब एक संख्या माइनस में लिखी हो, एक संख्या मतलब वही संख्या अगर प्लस में लिखी हो, तो इसको जैसे खोलेंगे ना तो a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर होता है। वैसे ही कुछ यहां पर था, आप ऑप्शन को देखेंगे ना तो इसको आप लोग a मान लो। देखो, इसको आपने a माना और √3 आपका b हो गया। भाई यही तो सेम चीज इधर लिखा हुआ है, ये वाली तो सेम चीज इधर लिखा हुआ है, तो ये आप बोलेंगे सर ये भी कितना हो जाएगा a, और यहां पर भी √3 है, यहां पर भी √3 है, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे b हो जाएगा। तो इसको अपन ने a माना तो a प्लस में b बना, मैं यहां पर लिख रहा हूं a प्लस में b बना। चले, आप बोलेंगे सर ये a तो था, देखो a तो था, तो यहां से a और यहां से माइनस का b। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी नजरें दौड़ाओगे ना तो ये ऊपर कुछ नहीं लिखा था, a-b और a+b लिखा था, और आप बोलेंगे सर इसको अपन a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर लिखते हैं। अब यहां से a अपन ने क्या माना बेटा, a अपन ने ये माना, आप बोलेंगे x² माइनस का 5 स्क्वायर। फिर यहां से b क्या माना, b अपन ने √3 माना, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई यहां से 3 हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। बस इसको अपन को क्या करना है बेटा, हल करना है। जैसे अपन अब देखो, फिर से ऑप्शन का प्रयोग करना है, पूरा हल नहीं करना। भाई यहां से a-b का होल स्क्वायर जैसे खोलते हो तो आप बोलेंगे सर यहां से b का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब यहां से 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहां से -3,
आप बोलेंगे सर 22, मतलब पहले ऑप्शन का प्रयोग करके अपन ने 22 निकाल लिया, मतलब अपना एक तरीके से सेटिस्फाई कर गया, ठीक है ना। बाकी वाले को करने की कोशिश करेंगे ना तो कभी भी आपको 22 नहीं मिलेगा। चलिए, तो ऐसा सवाल अगर दोबारा पेपर में आ जाए तो सिंपल सिंपल सी कहानी आप लोगों को लगाना है, इनको गुणा करना आप लोग, तो ठीक है ना। चलिए भाई, -3 के -3 से गुणा किया 9, √3 की √3 से गुणा किया 3, 9 में से 3 घटाया 6, जबकि अपन को कितना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों, अपन को 22 चाहिए था, मतलब ये गलत हो जाएगा। वैसे यहां पर करोगे ये भी गलत हो जाएगा, वैसे इसको करोगे ये भी गलत हो जाएगा। भाई 5 को 5 से गुणा किया, आप बोलेंगे 25, √3 की √3 से गुणा किया, आप बोलेंगे 3, तो यहां से 22 बना, मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर हो जाएगा। सेम सवाल रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, आई बात समझ में, ठीक है ना। चलिए, चलिए अब यहां से आप बोलेंगे सर इसको कैसे करें। चलिए देखो, यहां से मैं आपको जो तरीका आपको मैं सिखाऊंगा उसको थोड़ा सा प्रयोग करने की कोशिश करिएगा। देखो यहां से 4096 और ऊपर 6 है, तो इसका भी मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। जैसे 4096, आप बोलेंगे सर ऊपर क्या था, आप बोलेंगे सर 6 था, इसको निकालना कैसे है, करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन आप बोलेंगे सर 6 को अपन 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, कहने का मतलब इस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 × 3 लिखेंगे। इस 2 × 3 का मतलब क्या हो गया कि पहले इस संख्या का स्क्वायर रूट ले लो, फिर इस संख्या का क्या ले लेना आप लोग, घनमूल ले लेना, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले संख्या का घनमूल ले लो, फिर संख्या का क्या ले लेना, स्क्वायर रूट ले लेना, एक की बात है, ठीक है ना। चलिए भाई, अगर ऐसा देख के रखा हो तो आप बोलेंगे सर ये घनमूल होता है, आपको घनमूल लेना है, आपको क्यूब रूट लेना है। और यहां से कुछ नहीं दे के रखा हो तो आपको स्क्वायर रूट लेना होता है, वर्गमूल लेना होता है। लेकिन यहां से अगर 2 दे के रखा हो तो भी आपको वर्गमूल लेना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन कुछ ऐसा ही करेंगे, इस 6 को अपन ने 2 × 3 में डिवाइड कर लिया, पहले घनमूल ले लो। आप बोलेंगे सर इस संख्या का घनमूल लो, तो यहां से बेटा 6 का तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 6, घनमूल आता होगा ना आपको, लास्ट वाली संख्या का घनमूल आप बोलेंगे सर यहां से 6, भाई ये तो आता ही होगा ना। 1 का जोड़ा 1 के साथ बनता है, 2 का जोड़ा 8 के साथ बनता है, 3 का जोड़ा 7 के साथ, 4 का जोड़ा किसके साथ बनता है, आप बोलेंगे सर 4 के साथ, 5 का जोड़ा किसके साथ बनता है, 5 के साथ, 6 का जोड़ा 6 के साथ, 7 का जोड़ा ऑलरेडी 3 के साथ बना चुके, 8 का जोड़ा ऑलरेडी 2 के साथ बना चुके, इस 9 का जोड़ा किसके साथ बनेगा, 9 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 729 होता है, 9 का जोड़ा 9 के साथ ही बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो घनमूल निकालते समय ये जोड़े आपको याद रखना है। जैसे ही लास्ट वाली संख्या 6 का जोड़ा 6 के साथ बन रहा था 6, अब यहां से अपन इतना करने के बाद में 3 अंक को काट देंगे। अब यहां से ये देखना है कि 4 से ऊपर परफेक्ट क्यूब कौन बनाता है। आपसे बोलेंगे सर 4 से ऊपर परफेक्ट क्यूब है ना, 1 बनाता है। आई बात समझ में, ऐसा ही तो होता है ना, 1, फिर 2 का क्यूब भाई 1 का क्यूब कितना होता है 1, फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8, वैसे 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो आपको तो 4 देखना था, आप बोलेंगे सर 4 अपना इस 1 और 8 के बीच में था, तो मुझे तो ये देखना था भाई 4 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन बनाता था बेटा, 1 बनाता था, मुझे तो पहले ये देखना था, ठीक है ना। चले, तो आप बोलेंगे सर इस 4 से पहले परफेक्ट क्यूब कौन बनाता है, आप बोलेंगे सर 1 बनाता है, तो यहां से 1 हो जाएगा। कहने का मतलब इसका घनमूल लिया तो 16 हो गया, अपन घनमूल ले चुके, अब यहां से वर्गमूल लो,
जैसे 16 का वर्गमूल लेंगे तो यहां से कितना मिलेगा बेटा 4 मिलेगा। आप लोग उल्टा भी कर सकते थे कि पहले वर्गमूल ले लो फिर घनमूल ले लो। तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, यहां से 4 मिलेगा। तो इसका तो अपन ने निकाल लिया बेटा, यहां से कितना आ गया, यहां से अपना 4 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहां से किसी भी संख्या के पीछे 5 हो ना, आप कुछ भी कर लो, किसी भी संख्या के पीछे 5 हो, आप लोग कुछ भी कर लो, उसके इकाई के अंक में तो कितना मिलेगा बेटा, 5 ही मिलेगा। किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 5 है, फिर इधर कुछ भी हो, आपको इकाई के अंक में कितना मिलेगा बेटा, 5 ही मिलेगा। 5 एक ऐसा नंबर है, इकाई के अंक में अगर 5 है, फिर इधर कुछ भी हो, आपको इकाई के अंक में तो कितना मिलेगा बेटा, यहां से 5 ही मिलेगा। हाँ आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये पता चल गया भाई इकाई के अंक में कितना है बेटा, यहां से 5 है, ठीक है ना। चलिए वैसे 21,952 का घनमूल कितना होगा, आप बोलेंगे 21,952 इसका घनमूल अभी अभी सिखाया था भाई, इस 2 का जोड़ा तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। इतना करने के बाद में 3 अंकों को हटा दो। 21 से ऊपर कौन परफेक्ट क्यूब बनाता है, आप बोलेंगे सर 21 से पहले परफेक्ट क्यूब है ना 2 बनाता है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का जो क्यूब है ना वो तो मेरे प्यारे बच्चों 27 होता है, जो इसके बाद में है, ठीक है ना। अपन को तो पहले वाला देखना है। तो 21 से पहले परफेक्ट क्यूब 8 होता है, जो कि कौन बनाता है बेटा, यहां से 2 बनाता है। तो आप बोलेंगे सर इसका घनमूल कितना हो गया बेटा, 28 हो गया। चलिए तो इसका जो घनमूल है ना वो यहां से कितना हो गया बेटा, यहां से 28 हो गया। सिंपल से कहानी है। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर 3334 का वर्गमूल क्या होगा, आप बोलेंगे सर 33 कितना था, 64 था। 33 64 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाई, ये जो 4 है, जब भी अपन वर्गमूल निकालते हैं हमेशा 2 के जोड़े बनते हैं। किसका स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में 4 आएगा, आप बोलेंगे 2 और यहां से 8, ठीक है ना भाई। 2 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में 4 और 8 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक में 4 आएगा। इन दोनों संख्याओं का योग हमेशा 10 होता है। अगर कोई एक संख्या पता चल जाए तो दूसरी संख्या में दिमाग मत लगाना, दोनों का योग हमेशा आपको 10 दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे एक संख्या 3 हो गई तो अगली संख्या 7 हो जाएगी, दोनों का योग हमेशा 10 होता है। चलिए वर्गमूल निकालते समय अपन 2 संख्या को हटा देते हैं, जैसे वहां पर 3 को हटाते थे घनमूल में, वर्गमूल में 2 को हटाते हैं। चलिए ये जो 33 लिखा हुआ है ना, ये किस किस के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है, आप बोलेंगे सर यहां से 5 का स्क्वायर 25 और यहां से 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों के बीच में आता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, अपना जो उत्तर होगा, आप बोलेंगे सर 2 अंक में अपना उत्तर आएगा, 1 अंक तो इन दोनों संख्या के में से एक आएगा और 1 अंक हमेशा ध्यान रखना ये ऊपर वाला आएगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। हमेशा यहां पर ऊपर वाला आएगा तो आगे तो हमेशा ऊपर वाला लिखना, नीचे वाले का कोई रोल नहीं है आगे वाला अंक लिखने में। हमेशा आप इन दोनों में से तो आप ऊपर वाला लिखेंगे 5, लेकिन इन दोनों में से पीछे कौन आएगा। सिंपल सी कहानी यह है, 33 छोटे वाले के पास है कि बड़े वाले के पास है, नजदीकता देखनी है। ये जो 33 है ना, छोटे वाले के पास है कि बड़े वाले के पास है, आप बोलेंगे सर 33 है ना 36 के ज्यादा पास है। आई बात समझ में, मतलब बड़े वाले के पास है। अगर बड़े वाले के पास है तो पीछे आपका क्या आ जाएगा बेटा, बड़ा आ जाएगा। तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 58 हो जाएगा, और ये आपको आता भी होगा। तो इसका अपन ने देखा बेटा, यहां से 58 हो गया, ठीक है ना। अब देखो इकाई का अंक देखेंगे ना तो आप बोलेंगे सर 3 3 जगह सेम ही है,
आई बात समझ में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि किसी एक ही ऑप्शन में इक्का एक अंक आपको समान एक ही मिले, मतलब यहां तो इक्का एक अंक आपको तीन तीन ऑप्शन में समान दिखाई दे रहा था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि 5 एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट हो इक्का एक अंक में, तो वहां पर अपने लिए ज्यादा आसान चीजें हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर भी भाई इसके आगे भी संख्या आएगी ये मुझे पता है, लेकिन बाकी तो मैंने पूरा पूरा लिखा है, तो बाकी को तो जोड़ो। 4 और 28 कितना हो जाएगा 32, 32 और 58 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 90 हो जाएगा। कहने का मतलब आप बोलेंगे सर इन तीनों को जोड़ा तो यहां से 90 हो गया, मतलब अपना उत्तर तो 90 से ज्यादा ही रहेगा। 90 से कम गलत हो गया, 90 से कम गलत हो गया, 90 से कम गलत हो गया, 90 से ज्यादा एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, तो फिर यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा बेटा 105 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां से 90 इकाई का अंक अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 95, मतलब इकाई के अंक में तो 5 आएगा ही आएगा, तो यहां से उत्तर ये हो गया। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने इसका निकाल लिया, इसका आपने निकाल लिया, इसका आपने निकाल लिया, अगर इसका आप नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 90 में अभी तो ये जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो अपना जो भी उत्तर होगा ना वो 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा देखो एक ही ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए, देखो यहां से अगर अपन बात करेंगे उस बिंदु से एक 250 रूट 3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का ओनियन कोण ज्ञात कीजिए जिस बिंदु से उसके टावर के पाद की दूरी 250 मीटर है। 90% सवालों में जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा ही बनता है। चलिए, जब भी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई ये होती है, देखो ऊंचाई अपन को 250 रूट 3 दे के रखा है, जिस बिंदु से इसके टावर का पाद की दूरी, मतलब नीचे वाला जो दूरी है वो कितना दे के रखा है बेटा 250 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अपन को जब भी कोण निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना भाई ये क्या दे के रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से ये अपन को ऊंचाई दे के रखा है, मतलब यहां से अपन को लंब दे के रखा है और यहां से ये अपन को आधार दे के रखा है, ठीक है ना। अब यहां से आप वो चीज लिखने की कोशिश करो जिसमें लंब और आधार आता हो, तो आपको यहां से पता होगा भाई लाल बट्टा कक्का, आपको पता होगा लाल के ए, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर लंब और आधार, लंब आधार तो टेन थीटा में आता है, तो आप यहां से बोलेंगे सर टेन थीटा बराबर में लंब बटे में आधार होता है। लंब देखो यहां से 250 रूट 3 है और यहां से आधार 250 है, 250 से 250, तो यहां से रूट 3 बचा। टेन थीटा का मान रूट 3 कहां पर होता है, आप बोलेंगे सर 60 डिग्री में होता है, तो अपना उत्तर कितना निकल के आ गया बेटा 60 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको दो रिजल्ट बता रहा हूं, वो दोनों रिजल्ट आपके बहुत काम के हैं। पहले तो मैं ये आपको बता देता हूं, दोनों रिजल्ट बहुत काम के हैं बेटा। यहां से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अगर आपको n दे के रखा हो, इससे दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है कि a प्लस बी कैसे निकालेंगे और यहां से a माइनस बी कैसे निकालेंगे, ये बहुत काम का चीज है,
रट लो इसको। आप बोलेंगे सर यहां से रूट लिया, यहां से n है तो n, देखो यहां प्लस है ना तो +2 और यहां से ए बी करना, रट लो इसको, ये बहुत काम की चीज है। वैसे आप बोलेंगे सर यहां से रूट लगाया, यहां पर n था तो n, यहां पर माइनस है तो माइनस, और यहां से 2ab, आप लोग इनको रट लो, ये बहुत काम की चीज है। अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर n दे के रखा है, आपसे a प्लस b पूछ लिया जाए तो इस वाले फॉर्मूले को आप लोग रट लो, ये बहुत काम की चीज है। ये बार बार आएगा तो डायरेक्ट उत्तर निकालना है, क्योंकि सेकंडों की भी वैल्यू होती है परीक्षा में। आई बात समझ में? सेकंडों की भी वैल्यू होती है। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या कैमरा? चलिए बेटा, सेकंडों की भी क्या होती हैं, वैल्यू होती है, ठीक है ना। चलिए, तो एक रिजल्ट तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, और इससे मिलता जुलता मैं आपको एक को रिजल्ट लिखवा ही देता हूं। भाई आपने कई बार देखा होगा, इधर अगले पेज में लिखा देता है x² प्लस 1/x²। अगर यहां से n है तो यहां से दो चीजें हमेशा ध्यान रखना, x प्लस 1/x कैसे निकालना है, वापस से √n, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस लगाना है, ठीक है ना। वैसे यहां से x माइनस 1/x n-2, तो ये वाले दोनों रिजल्ट भी आपके बहुत काम के हैं। तो ये वाले रिजल्ट भी आपको क्या करना है बेटा, याद रखना है, ठीक है ना। जैसे x² प्लस 1/x² 5 दे दिया, फिर आपसे x माइनस 1/x पूछेगा, सीधा आप लोग क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। चलिए याद रखना, बहुत काम की चीज है ये, मैं फिर बता रहा हूं। समय बचेगा, खेल समय का ही तो है, करने में तो सब कर देंगे, फॉर्मूले लगाकर ही बनते ही है, वो तो सभी बना देंगे। चले, तो यहां से अपन को क्या बनाना है बेटा, a माइनस बी। तो आपको पता है भाई, अगर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपन को दे के रखा हो तो a माइनस बी निकालना कैसा है। आप बोलेंगे सर यहां से n माइनस 2ab कुछ ऐसा निकाल रहे थे, और n कुछ नहीं था, ये जो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है ना, इसी को ही अपन ने क्या माना था बेटा, n माना था। तो यहां से कर लो, आप बोलेंगे सर यहां से n तो अपना 111 हो गया, माइनस 2ab, ab का मान 27 है तो डबल ab करेंगे तो यहां से 54 हो जाएगा। 111 में से 54 माइनस करेंगे ना तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 57 हो जाएगा। तो a माइनस बी का मान 57 आ गया। अब देखो यहां से 53 है, ये वैसे गलत हो गया, ये 53 है वैसे गलत हो गया, तो कई बार 3 ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। अब 57 यहां पर भी है, 57 यहां पर भी है, मतलब a प्लस बी भी अपन को निकालना पड़ेगा। वैसे a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो n प्लस में 2ab, मैंने आपको सिखाया था, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है ना। यहां से n कितना है, आप बोलेंगे 111, डबल ab यहां से 54, तो आप बोलेंगे सर 111 में 54 को जोड़ेंगे 165, रूट का 165, तो आप बोलेंगे सर a माइनस बी 57, a प्लस बी, आप बोलेंगे सर 165, मतलब यहां से अपना उत्तर क्या निकल के जाएगा बेटा, यहां से जो उत्तर है ना, ये दोनों ही ऑप्शन सेम देके रखे हैं क्या, पहला ऑप्शन भी अच्छा रूट नहीं है, रूट नहीं है, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप लोग देखेंगे सर 57 बटे में 165, और इसके ऊपर क्या रहेगा बेटा, रूट रहेगा, इसके ऊपर भी तो रूट रहेगा ना भाई। a माइनस बी रूट के अंदर है तो रूट 57, a प्लस बी रूट के अंदर है रूट 165, इन दोनों को डिवाइड करेंगे ना तो रूट से रूट मत काटना। कई सारे बच्चे जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ना, वो ऐसे भी कर सकता है,
कि सर रूट से रूट गया, नहीं, आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहां से √2 बटे में √3 है, तो यहां से पूरा का पूरा आप लोग बड़ा रूट लगाएंगे, 2 ऊपर है और यहां से 3 नीचे है। कभी भी रूट से रूट नहीं कटता, ये बात समझ में, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से आप लोग देखेंगे भाई इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो रूट के अंदर निकल के आएगा। आसान सा था, रिजल्ट पता होंगे तो आसान था, नहीं तो फिर फॉर्मूले लगाकर ही निकालना पड़ेगा चीजें, ठीक है ना। चलिए बेटा, बोर्ड मास का सवाल है, आप लोग घर पे बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। बोर्ड मास का सवाल है, पहले इन दोनों को हल कर लेना, मतलब 66 - 4 गुणा 30 + 3 33 प्लस में 44, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बना लेना भाई। गुणा को हल करो, आप बोलेंगे 132 + 44 और यहां से 66 माइनस, फिर यहां से क्या करना है, आप बोलेंगे सर पहले इन दोनों को जोड़ लो, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे आप बोलेंगे 110 में से 132 को माइनस करेंगे। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को अपन माइनस करते हैं तो फिर अपना उत्तर किस में निकल के आता है, ये कहीं मिस्टेक हो गई, 30 ये भागे की प्लस है, चलो देखते हैं। 30 + 3 आप बोलेंगे सर 33, 66 - 4 × 33 प्लस में 40, अच्छा यहां पर 40 था, यहां से कितना हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से 66 और 40 कितना हो गया, आप बोलेंगे 106। 106 में से 32 को घटाना है, कहने का मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर किस में आता है बेटा, माइनस में निकल के आता है, जो कि बी ऑप्शन में अपना प्रेजेंट है, ठीक है ना। आसान सा था, तो बताने वाला सवाल भी नहीं था। अगला देखो, इस सवाल को मैं आपको लगभग ये हर शिफ्ट में सवाल पूछा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप डी में ये सवाल पक्का है आपका, देख लेना भले, ठीक है ना। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वो इस दूरी का 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, शेष समय शेष दूरी तय करने के लिए चाल कितनी होगी। आप बोलेंगे सर चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे में अपना समय होता है, लेकिन यहां से दूरी कौन सी लेनी है बेटा, शेष, और समय भी अपन को कौन सा लेना है बेटा, शेष समय अपन को लेना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा शेष दूरी अपन कैसे निकालेंगे, टोटल मिलाकर जो दूरी है ना वो कितना दे के रखा है, 753। अब यहां से 2/3 जो भाग है वो चल चुका है बेटा, 2/3 जो भाग है वो यहां से चल चुका है, तो कितना शेष बचा, आप बोलेंगे सर 1/3 बचा है। कैसे निकालना है, इससे पुराने वीडियोस देखेंगे ना समझ में आ जाएगा। 2/3 वो चल चुका है, मतलब 3 में से 2 चल चुका है, तो अभी भी 1/3 शेष है। तो यहां से हल करेंगे, आप बोलेंगे सर 251 बचा, तो यहां से दूरी की जगह तो 251 लिखा, वैसे शेष समय निकाल लो बेटा। टोटल समय कितना दे के रखा है 12, लेकिन ये तो टोटल समय है, शेष समय कितना बचा, 2/3 वो चल चुका है, तो कितना समय बचा 1/3। तो यहां से जो शेष समय है वो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 251 में 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, मतलब 62.75, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। कई बार सिखा दिया इस सवाल को, रट लेना उस सवाल का सॉल्यूशन, समझना है, लेकिन चीजों को थोड़ा थोड़ा याद भी करेंगे ना, कि इस पैटर्न का सवाल को फटाफट ऐसे बनाना है, ज्यादा स्कोर करोगे पेपर में।
पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में, भाई पाइप ए था 18 मिनट में भरने का कार्य कर रहा था, अपन ने प्लस लगा दिया। पाइप बी जो था वो 27 मिनट में खाली करने का कार्य कर रहा था, इसके ऊपर माइनस लगा दिया। चलिए, शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, आप बोलेंगे सर पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को भी खोला जाता है। मतलब स्टार्टिंग में पाइप ए को खोला, फिर इसके बाद में आप बोलेंगे सर पाइप बी को भी खोल दिया, मतलब इधर दोनों ही नल कार्य करेंगे। पाइप ए को कितने मिनट के लिए खोला गया? बेटा 6 मिनट के लिए खोला गया, बंद नहीं किया, बी को खोल दिया, इसका मतलब दोनों ही कार्य करेंगे। बस यहां से आप लोग बोलेंगे सर टोटल कार्य 54, यहां से 3, यहां से 2, प्लस के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस के आगे माइनस लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। अच्छा, एक की समता कितनी है? आप बोलेंगे 3, 6 × 3 आप बोलेंगे सर 18। बेटा 18 कार्य समाप्त हो चुका है, 54 में से 18 कार्य अगर समाप्त हो चुका है तो आप बोलेंगे कितना कार्य बचा है? आप बोलेंगे सर यहां से 36 कार्य अपना क्या है बेटा शेष बचा है, 36 कार्य अपना शेष बचा है। और इस भाई टोटल कार्य 54 था, 18 कार्य कर लिया तो 36 कार्य शेष बचा है। इस 36 कार्य को कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे। तो 3 में से 2 को घटाएंगे, समता दोनों की मिलाकर 1 आ जाएगी। जैसे कार्य में अपन समता का भाग देंगे, समय का उत्तर आएगा। तो यहां से आप लोग बोलेंगे कि जो शेष कार्य है उसको करने में कितना समय लगेगा? बेटा 36 मिनट का लगेगा। कोई देखो इसको आड़ा करके करता है, कोई सीधा करके करता है, सॉल्यूशन समझ जाओ बस। सिंपल सा फंडा यह है कि जब भी समय का उत्तर अपन को निकालना है तो कार्य में किसका भाग देते हैं? समता का भाग देते हैं। यहां पर भी यही किया, कार्य में जैसे समता का भाग दिया वैसे ही अपन को क्या मिल गया? बेटा यहां से समय मिल गया। और यहां से अगली बात ये ध्यान रखना है कि जैसे समय और समता इन दोनों की अपन गुणा करते हैं वैसे अपन को क्या मिलता है? कार्य अपन को मिलता है। तो ये तो मेरे प्यारे बच्चों समय था, ये अपने पास में कार्य है। आपको पता है कि कार्य में समय का भाग देते हैं, तो यहां से बीच में अपन को क्या मिल गई? बेटा समता मिल गई, ठीक है ना। जैसे समय और समता की गुणा करेंगे ना वैसे कार्य मिलेगा। तो यहां पर गुणा क्यों किया? भाई समय और समता की गुणा करेंगे तो यहां से अपना कार्य मिल गया। 54 में से 18 कार्य समाप्त हो गया, 36 कार्य शेष बचा है जिनको दोनों करेंगे कितने समय में? 36 मिनट में। चलिए देखो सवाल में क्या बोला गया था। W ने क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की। किलोमीटर प्रति घंटे में उनकी औसत चाल। बेटा औसत चाल निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, कुल दूरी अपन किसका भाग देंगे? कुल समय का भाग देंगे। कुल दूरी में जैसे अपन कुल समय का भाग देंगे वैसे औसत चाल निकल के जाएगी। आप बोलेंगे भाई कुल दूरी कितनी होगी? तीनों को जोड़ लो। तीनों को कैसे जोड़ेंगे? भाई कैसे भी जोड़ लो यार। आप बोलेंगे भाई 300 300, आप बोलेंगे 600 और 600 और 700 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर 1300, तो ये हो गया 70 और 20 90 90 90 180। आप बोलेंगे सर यहां से 1480 हो गया। तो टोटल मिलाकर जो दूरी है ना वो तो कितनी हो गई? आप बोलेंगे सर 1480 हो गई। अच्छा कुल समय, अच्छा समय कैसे निकलता है? आप बोलेंगे सर जैसे दूरी में अपन चाल का भाग देते हैं ना
तो अपन को क्या मिलता है बेटा, समय मिलता है। अच्छा, यहां से दूरी और इसकी चाल 37, तो 370 में 37 का भाग देंगे। आप बोलेंगे सर समय कितना आ गया, आप बोलेंगे 10 आ गया, तो पहला समय तो 10 आ गया। चलिए, वैसे दूसरी दूरी 390 और दूसरी चाल कितनी हो जाएगी 5, तो आप 390 में 5 का भाग दोगे, 7 तो 5 35, 4 बचा। आप बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 78 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सॉरी 74 हो जाएगा भाई, 7 तो 5 35, 2 बचा, यहां से 74 हो जाएगा। चलिए, वैसे अपन बोलेंगे सर 720 में 8 का भाग देंगे। आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 90 हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि दूरी 720 और चाल 8, जैसे दूरी में चाल का भाग देंगे तो यहां से समय मिलेगा, कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे ना, उत्तर निकल के जाएगा। अब यहां से कोशिश कर लो, अगर कुछ आपको पहले से लग रहा हो ना कि भाई कट रहा था, तो आप लोग काट लो। जैसे ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा था, 2 का भाग 2, जैसे 2 का भाग दिया, आप बोलेंगे भाई कितना हो गया, 740 हो गया, ठीक है ना। चलिए, वैसे 2 का भाग दिया 5, 2 का भाग दिया, आप बोलेंगे 37, 2 का भाग दिया कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 45 हो जाएगा। ऐसे आप लोग भाग दे सकते हो, ऊपर और नीचे वाली सारी संख्या अगर कटती है ना, तो आप लोग भाग दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए, बस यहां से कुछ और भी कट रहा हो तो काट लेना, बाकी तो नहीं कट रहा। 740 बटे में भाई 45 और 5 50 और 37 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 87। वह ऑप्शन 87, कच्छू बाबा गड़बड़ हुई है क्या? ओके ओके, यहां से 74 नहीं आएगा, यहां से 78 ही आएगा, वो गलती हो गई। वो गलती आपने पहले ही पकड़ ली होगी, है ना, मैंने करेक्ट कर दिया उसको। चलिए, तो आप यहां से जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, 89 हो जाएगा। मतलब अपना ऑप्शन वो उत्तर होगा जिसमें नीचे 89 आ रहा होगा। सारे ऑप्शन में 89 आ रहा है, अब क्या करें, अब तो बेटा भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, समथिंग समथिंग कितनी बार जाएगा, ये ऑप्शन से ही अंदाजा लगा लेना। जैसे अपन 8 बार समथिंग समथिंग काटते हैं, तो आप बोलेंगे सर 89 इंटू 8 किया, तो यहां से 64 और 7 कितना हो जाएगा, 64 7 कितना हो जाएगा 71, मतलब यहां से 712। मतलब इसमें 8 का है ना, 8 बार काटा तो 712 है ना, 740 में से 712 जाएगा। आप बोलेंगे सर यहां से 28 बटे में कितना हो जाएगा बेटा, 89 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना उत्तर निकल के जाएगा। मतलब सवाल आसान था, कुल दूरी में कुल समय का भाग देना था। अब भाग आप लोग कैसे देते हैं, वो हो सके आपका तरीका अलग हो, है ना, तरीका सीखो, बस सवाल को करने का तरीका सीखो, भाग देने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वीडियो अटक गया क्या? चलिए, सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है। वो कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं।
सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में डाला जा सके। देखो मसप का सवाल आपके पेपर में बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए भाई कैसे पहचानेंगे कि मसप निकालना है, जैसे यहां से बड़े से बड़ा आ जाए या फिर यहां से अधिकतम आ जाए। अगर यहां से बराबर बांटने की बात करें, अगर यहां से बराबर बांटना या फिर बराबर नापने की अगर बात करें तो भी आपको क्या निकालना है, मसप निकालना है, ठीक है ना। चलिए चलिए तो यहां से कुछ ऐसा कोई हिंट मिल रहा है क्या, आप बोलेंगे सर इतना इतना, वो कई समान। देखो यहां से बराबर, तो यहां से आप बोलेंगे सर एक शब्द मिल गया बेटा, समान मिल गया, या तो वो बड़े से बड़ा बोलेगा या अधिकतम बोलेगा या बराबर बांटने जैसा कुछ शब्द आ जाएगा। जैसे यहां पर आप बोलेंगे सर यहां से समान आ गया, ठीक है ना। कई समान कंटेनरों को वो दो प्रकार के तेल से इस तरह भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरीके से भरे होते हैं। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेलों को इन कंटेनरों में डाला जा सके। बराबर बराबर बांटना, ठीक है ना। चले यहां से लास्ट वाली लाइन में भी हिंट लग रहा था कि जो पूरा का पूरा तेल है उसको ये क्या कर रहे थे बेटा, ड्रमों में डाल रहे थे। तो जब भी ऐसा कोई शब्द आ जाए कि संपूर्ण पूरा बांटना है, भाई बराबर बराबर बांटने वाला सीन आ जाए तो भी मसप निकालेंगे, या फिर ऐसा कोई हिंट लग जाए कि जितना पदार्थ आपके पास में है, जितनी चीजें आपके पास में है, उसको पूरा का पूरा आपको क्या करना है बेटा, बांटना है, सेटल करना है, ठीक है ना। तो यहां पर भी तो ऐसा था, जितना तेल आपके पास में था उस तेल को क्या करना था, अपन को इन कंटेनरों में डालना था। आई बात समझ में, ठीक है ना। चले तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे बेटा, मसप निकाल लेंगे। और जब भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये सवाल नए नहीं है, ये सवाल वही सवाल है जो अपन रेगुलर क्लासेज में प्रैक्टिस करते हैं और ये सेम ही आ जाते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। तो यहां से अपन को क्या करना है बेटा, 102 और यहां से 224, इसका अपन को क्या निकालना है, मसप निकालना है। अब मसप का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर इन दोनों संख्या को काट दे, वही क्या होता है, मसप होता है। लेकिन वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे। तो जब भी मसप निकालना हो कोशिश करना कि बड़े वाले ऑप्शन से स्टार्ट करो। आप बोलेंगे सबसे बड़ा ऑप्शन तो 9 है, क्या 9 इन दोनों को काटेगा क्या, नहीं काटेगा। फिर यहां से 8 का देखो, क्या 8 इन दोनों को काटेगा क्या, आप बोलेंगे नहीं काटेगा। क्या ये जो 2 हैं इन दोनों को काटेगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल काटेगा। तो फिर यहां से इन दोनों का जो मसप है वो कितना मिलेगा बेटा, यहां से 2 मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिंट आप लोग लगाना, बड़े से बड़ा, अधिकतम, बराबर बांटना, पूरा बांटना, इनसे आपको क्या लग जाएगा बेटा, हिंट लग जाएगा कहीं ना कहीं। चलिए देखो अगला सवाल, अगले सवाल में बोला है एक ठोस बेलन का आयतन 5852 है, इसकी ऊंचाई 38 है, ठोस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहां से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है ना वो आपको पता होना चाहिए। भाई बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा तो ही उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चले अब यहां से आप लोग देख सकते हैं भाई इस फॉर्मूले में पाई आ रहा था, वह ऑप्शन अपना उत्तर होगा जिसमें 11 का भाग जाएगा। लेकिन आप लोग देखेंगे भाई 11 का जो भाग है ना वो लगभग सभी ऑप्शन में जा रहा था, तो अपन को क्या करना पड़ेगा,
बेटा यहां से अपन को पूरा ही हल करना पड़ेगा, एक यही ऑप्शन है अपने पास में। चलिए अब यहां से इस आर का मान कैसे निकाले, बस यहां से आप लोग क्या करो चीजों को, जैसे यहां से आयतन 5852 दे के रखा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मान कितना दे के रखा है 5852 अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और इसका मान अपन को ये दे के रखा है, और यहां से इसकी जो ऊंचाई है ना वो 38 दे के रखा है, मतलब h का जो मान है वो यहां से 38 दे के रखा है, तो यहां पर रखेंगे। पाई का मान तो 22/7, देखो r का मान नहीं पता ऐसे ही लिखा, h का मान आप बोलेंगे 38/5852। चलिए अब यहां से आप लोग क्या कर लो बेटा, यहां से आप लोग क्या कर लो, इसको हल कर लो, ठीक है ना। चलिए जैसे आप लोग बोलेंगे सर यहां से 19 से काटा 2 बार, 19 3 57, 1 बचा है ना, कितने बार जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 19 × 8 कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, यहां से 8, 11 8 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 2 4, आप बोलेंगे सर 7 बार गया, तो यहां से r² बराबर में यहां से 7, नीचे वाला जो 7 है वो आप बोलेंगे सर इधर चला जाएगा, r² का मान 49 आ गया, तो फिर r का मान कितना मिलेगा बेटा, यहां से 7 मिलेगा, ठीक है ना। इतना करना ही पड़ता है परीक्षा में, और ये बहुत बेसिक सवाल है, ये कोई बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं है, बस वैल्यू पुट करो। 2 पाई का मान आप बोलेंगे 22/7 इंटू यहां से r आ गया 7 गुणा, आप बोलेंगे r + h, r का मान 7, h का मान 38, 38 में 7 जोड़ेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना हो गया बेटा 45 हो गया। कोशिश करना इकाई के अंक का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना भाई। 7 इसको काटेगा, 2 × 22 कितना हो जाएगा 44 × 45, जैसे इकाई का अंक का प्रयोग करेंगे तो इकाई के अंक में 0 मिलेगा, और 0 आप लोग देखेंगे एक ही ऑप्शन में था, तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी अपना उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। चलिए मेरे वीडियोस थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन आपको चीजें ना प्रॉपर मिलेगी, सीखने को मिलेगा आपको। अब इस सवाल को मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक है ना बेटा। यहां से कुछ नहीं बोला, अंकित मूल्य सबसे पहले तो गांठ मान लो कि जब भी परसेंटेज में उत्तर निकालना हो, ये जो नंबर अपन को दे के रखेगा जबरदस्ती कंफ्यूज मत होना, काट दो उनको, कोई मतलब नहीं उनका, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, फिर इतने परसेंट की छूट दी, लाभ या हानि परसेंट बताओ, ऐसे सवालों को आप लोग बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले से, a + b प्लस में ab/100 वाले फॉर्मूले से अपन बनाएंगे। भाई अंकित मूल्य इतना परसेंट ज्यादा है, फिर इतने की छूट दी, ऐसे सवालों को बनाएंगे इस वाले फॉर्मूले से। नॉर्मली कुछ मत करो, अधिक वाले को प्लस में लिख लो, और यहां से जो छूट अपन दे रहे थे उसको किस में रख लो बेटा, माइनस में रख लो, क्योंकि छूट से संख्या कम हो जाती है तो उसको माइनस में रख लो बेटा। यहां से a + b, 25 में से 16 घटाएंगे, आप बोलेंगे 9, ab/100, इन दोनों को गुणा किया 25 × 16 और यहां से 100, 25 इसको काटेगा 4 बार, तो यहां से कितना हो गया -4, 9 में से 4 जाएगा, तो यहां से आप बोलेंगे बेटा उत्तर कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 5 निकल के आ गया। सिंपल सी कहानी है, ठीक है ना। चलिए अब ये सवाल में शायद पिछले जो 3 वीडियो है ना उसमें किसी न किसी वीडियो में मैंने बताया था। अच्छा वेतन 10,000 है,
अच्छा वेतन, आपको पता है सर वेतन में से खर्चा माइनस करते हैं ना तब जाके बचत आती है। अच्छा वेतन कितना था, आप बोलेंगे 10,000, खर्चा कितना हो गया 6,000, तो घर के किराए पर 3,000 बिलों पर टोटल मिलाकर 9,000 का खर्चा हो गया। तो आप बोलेंगे सर बचत कितने की हो गई, बेटा बचत 1,000 की हो गई। और यहां से यह प्रति माह बात कर रहा था, तो ये जो बचत है इसके कितने महीने की बचत है बेटा, 1 महीने की बचत है, ठीक है ना। मतलब 1 महीने में 1,000 वो बचाता है। सवाल में क्या बोला था, चलिए 1 साल में उसकी बचत ज्ञात करो। कैमरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। देखो यहां से 1 महीने की बचत 1,000 है। सवाल में क्या बोला था, 1 साल में उसकी बचत ज्ञात करो। मतलब 1 साल की बचत मतलब 12 महीने की बचत अपन को निकालना है। लेकिन सवाल में क्या बोला गया था, यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी हो, मतलब उसने क्या किया कि जिस दिन जिस तारीख को उसका जन्मदिन था, 1 महीने की जो बचत थी ना वो उस दिन उसने खर्च कर दी। कहने का मतलब 12 महीने की बचत अपन को निकालना है, लेकिन यहां से 1 महीने की जो बचत है ना वो तो वो ऑलरेडी खर्चा कर चुका है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा अपनी जेब में वो कितना महीने की बचत करेगा, 11 महीने की बचत करेगा। भाई 1 साल में 12 महीना, लेकिन ये 1 महीना अपन ने क्यों हटाया, क्योंकि 1 महीने की जो उसकी बचत थी वो अपने जन्मदिन के दिन खर्च कर देता है। कहने का मतलब 1 महीने की जो बचत थी वो कर ही नहीं पाया, तो टोटल मिलाकर वो 11 महीने की बचत ही कर पाएगा। अगर 1 महीने में 1,000 बचाता है तो 11 महीने में कितना बचेगा, आप बोलेंगे सर 11,000 वो बचेगा। ऐसा सवाल मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, बेटा यहां से बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है अधिक बार, जो सबसे ज्यादा बार कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार आता है ना वही बहुलक होता है, ठीक है ना। चलिए तो आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा था, बेटा 3 3 3 3। वैसे ही दिख रहा था कि 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा था, तो जो भी सबसे ज्यादा बार आता है वही अपना बहुलक कहलाता है। चलिए चलिए देखो यहां से सवाल क्या बोलेगा, बेटा ये जो जैसे सवाल में आ गया भाई कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है, तो ये नियम किस किस के लिए, जिस संख्या के पीछे 1 आता है ना उसके लिए बेटा ये नियम है। किसी भी संख्या के पीछे अगर 1 आ गया तो उसके लिए बेटा ये नियम है, ठीक है ना। भाई 41 आया है तो आपके ग्रुप डी में 51 आ जाए, 61 आ जाए, 71 आ जाए, तो जिस भी संख्या के पीछे 1 आता है उसके लिए ये नियम है। देखो यहां से जैसे मैं पहले वाले को चेक करके बता रहा हूं 7995, भाई 41 से डिवाइड है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। या तो एक तरीका तो यही कि आप डिवाइड करके देख लो, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप यहां से इस 1 को इग्नोर करो, बस आप लोग इस 4 को देखना। जैसे 41 में बस 4 को देखना, वैसे 61 का आ जाए तो 6 को देखना ही, ठीक है ना। इस 4 की गुणा 5 से करो, आप बोलेंगे 4 की गुणा 5 से किया 20,
इस 20 को यहां पर लिखो, जिससे गुणा करेंगे ना उसको हटा दो, 20 आया यहां पर लिखिए। अब यहां से अपन को माइनस करना है, आप बोलेंगे सर इतना माइनस हुआ। अब 779 में 41 का भाग देके देख लो, फिर भी आपको लगे कि नंबर बड़ा है, तो वापस से आपको क्या करना है बेटा, 4 से गुणा करना है, वापस से आपको 4 से गुणा करना है। 4 को 9 से गुणा किया, आप बोलेंगे 4 नाम के 36, वापस से माइनस करो, आप बोलेंगे 41। अब यहां से 41 में 41 का भाग देख के देख लो, क्या जा रही, क्या बिल्कुल जा रहा था। कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के जाएगा। ऐसे ही आपको चेक करना है, ठीक है ना। चले, तो वैसे 31, 41, 51, 61, 71 किसी का भी आ जाए, आपको ऐसे ही चेक करना है। चलिए, मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो सवाल है ना, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं तो ये बोल रहा हूं बार बार पूछा जाता है। आशीष के पास 1218 रुपए हैं, वो इसे अपने पुत्रों में डिवाइड करता है, अरुण महेश को, उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करने के लिए बोलता है। ये पाया गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12 वर्ष के बाद समान धन राशियां प्राप्त हुई। आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, मतलब ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि इतना पैसा को 2 भागों में डिवाइड करना है, बताइए किस किस को कितना कितना पैसा मिला, ठीक है ना। चलिए, तो अपन को सबसे पहले एक अनुपात निकालना है कि कौन से अनुपात में इस पैसे को अपन को डिवाइड करना है, ये अनुपात अपन को निकालना है। उसके लिए अपने को एक दर दे के रखेगा, जैसे 10%, तो आप कुछ मत करना, जैसे 10% को आप लोग 1/10 लिखेंगे, हमेशा प्लस करके लिखेंगे, तो यहां से कितना मिलेगा बेटा, 11/10 मिलेगा। ऐसे भी कर सकते थे कि 10% को 100 में जोड़ो, 110 बटे में 100, 0 से 0 गया, तो यहां से कितना आ गया बेटा, 10/11 आ गया। तो यहां से एक नंबर 10 है, तो अगला नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। अब इनकी जो पावर है ना, हमेशा आप समय के अंतर को चढ़ाएंगे, और ये जो सवाल है ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। सेम ही सवाल साधारण ब्याज में भी पूछा जाता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं वो चक्रवृद्धि ब्याज का सिखा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले ये अनुपात निकाल लिया। अब इसकी पावर में समय के अंतराल को, कभी कभी बच्चों की उम्र दी जाते हैं, तो उस समय के अंतर को पावर में चढ़ा लो। भाई यहां से सवाल में 11 साल और 12 साल, तो 11 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो पावर में 1 चढ़ा लो। समय का अंतर 2 आता है, तो पावर में 2 चढ़ा लो। समय का अंतर 3 आता है, तो पावर में 3 चढ़ा लो, ठीक है ना। अब यहां से कुछ मत करना, 10 की पावर 1 आपको पता है भाई 10 ही होगा, और यहां से 11 की पावर 1 भी 11 ही होगा। जो भी पैसा था 1218 आपको क्या करना है, इस अनुपात में डिवाइड करना है। अब किसको कितना मिलेगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले डिवाइड कर लो। 1218 को अनुपात में डिवाइड करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 1218 बटे में कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 21, ठीक है ना। चले, हाँ, बस यहां से डिवाइड कर लो। आप बोलेंगे सर यहां से कितनी बार गया, 58 बार, ठीक है ना। एक इकाई का मान 58 हो गया। अब अपन को इस वाले का उत्तर निकालना है कि इस वाले का उत्तर निकालना है, कैसे पता चलेगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये पता करने के लिए आप समय को लिख लेना। जैसे आप बोलेंगे, आप लोग यहां से समय को लिख लेना, ठीक है ना। आप लोग समय को लिख लेना भाई, यहां से अरुण और यहां से महेश था। बेटे यहां से अरुण का समय तो दे के रखा है 11 साल, और महेश का समय दे के रखा है 12 साल। भाई किसको कितना पैसा मिलेगा कैसे पता चलेगा इन दोनों में से, उसको देखने के लिए आप लोग समय को लिख लेना। बेटा यहां से कुछ नहीं करना, समय को अपन ने लिखा, जिसका समय कम हमेशा उसको ज्यादा पैसे दे दो,
और जिसका समय ज्यादा हमेशा उसको क्या दे दो बेटा, कम पैसा दे दो। हमेशा ध्यान रखना, जिसका समय कम उसको ज्यादा पैसा दे दो, जिसका समय ज्यादा उसको हमेशा क्या दे दो बेटा, कम पैसा दे दो। अपन को बेटा महेश का अपन को निकालना था, क्योंकि आशीष तो पिताजी थे ना, पिताजी अपने बेटों को डिवाइड कर रहे थे। महेश का अपन को निकालना था, मतलब महेश को कम पैसा मिलेगा। इन दोनों में से कम आपको पता है भाई 10 है, एक इकाई का मान 58 है, तो 10 इकाई का मान कितना हो जाएगा बेटा 580। मतलब कम वाला जो पैसा है वो किसको मिल जाएगा, महेश को मिल जाएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल। ऐसे सवालों में किसी एक को जीरो पुट कर लेना। जैसे मैंने y का मान जीरो पुट कर लिया, आप चाहो तो x का मान जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे y का मान जीरो पुट किया तो जहां जहां पर y है ना, उन सभी को अपन क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे। और यहां से कुछ मत करो। आप बोलेंगे सर यहां से 5x का स्क्वायर, आप बोलेंगे सर 25x स्क्वायर हो गया, वैसे 2x का स्क्वायर, वैसे आप बोलेंगे सर 4x स्क्वायर हो गया, वैसे ये दोनों गुणा में थे। 5x को 5x से गुणा करेंगे 25x स्क्वायर, मतलब यहां से 25 हो गया। सभी को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से 54x स्क्वायर रहेगा। अब 54 देख लो कहां पर है, ये तो गलत हो जाएगा, ये माइनस का 54 था, 54 इस ऑप्शन में था, तो ये वाला अपना क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको एक ही काम करना है, तो एक तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना ताकि ये पीडीएफ आपको मिल सके, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली मैं आपकी इसी प्रकार से प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है ना, ग्रुप डी का। और जब तक तो आपकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी ना भाई, प्रैक्टिस का ही गेम है। चैप्टर वाइज चीजों को कितना भी पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस का ही गेम है। जब तक मिक्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।